हेलो दोस्तों, हाउस इट गोइंग, क्या हाल चाल। आई होप यू आर डूइंग गुड एंड आई वेलकम यू बैक टू जे अनफर्श, द अल्टीमेट प्लेटफॉर्म फॉर जे एंड नीट एस्पिरेंट्स जिनको अपनी फिजिक्स एकदम बढ़िया करनी है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सो सॉरी यार, थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा गैप हो गया। आई मीन ऑलमोस्ट एक महीने का गैप हो गया, राइट? बट देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन माय लाइफ एंड डिजिटल बोर्ड भी आना था, उसका थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन भी करना था। सो कोई दिक्कत नहीं यार, अब हम अच्छे से पढ़ेंगे। जितना थोड़ा सा हमारा लैग हो चुका है हम उसको कवर कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि अब हम लेक्चर्स जो है ना थोड़े और ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ डाल सकते हैं। बिकॉज विद द अवेलेबिलिटी ऑफ दिस डिजिटल बोर्ड थिंग्स बिकम मच मोर सिंपलर फॉर मी। ओके, कोई बात नहीं, आपको समझ आ जाएगा किस तरह से इंटरेस्टिंग हो जाएंगी चीजें। मतलब ऐसा नहीं कि हम पेंटैप को पूरी तरह से फेंक देंगे, मतलब उसका भी यूज होगा। जब अगर हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं तो उसको यूज करेंगे। जब हमें थ्योरी समझनी है तो आई थिंक दिस इज अ बेटर टूल फॉर अस, बिकॉज you can see my hand gestures, you can see what I'm pointing towards, वो सारी चीजें थोड़ी काम आ जाती है। तो दोनों का फायदा तो है यार, हम दोनों का अच्छा फायदा उठा के हम अपनी जेई के नहीं अच्छे से पार लगा देंगे अब। ओके, चलिए यार, अब हम शुरू करते हैं वर्क और एनर्जी। आई होप आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, इसके कंसेप्ट्स अच्छे से पता चल चुके होंगे, समझ आ चुके होंगे। ठीक है, अब पूरी तरह से समझ आने के लिए तो यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग, बट एटलीस्ट जो होता है ना, मोटा मोटा आइडिया भी आ गया हो तो you are good to go. You are good to attempt question solving as of this point. Okay, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वर्क, पावर, एनर्जी। ओहो, ये कौन सा कलर आ गया भाई? येलो से नहीं शुरू करते हम, व्हाइट से शुरू करना चाहिए। येलो से क्यों नहीं करते? बिकॉज येलो येलो डर्टी फेलो, राइट? ओके, वर्क, पावर, एनर्जी। ठीक है, वैसे देखा जाए तो इस चैप्टर में वर्क और एनर्जी पे ही ज्यादा डिस्कशन होता है, और उसमें से भी मतलब ज्यादातर वर्क पे ही होता है। ठीक है, तो उस वजह से हम वर्क से शुरू करते हैं। अब वर्क होता क्या है समझाते हैं हम, आपको आराम से समझाते हैं। अब आप अपनी इंग्लिश की परिभाषा, जो हमें इंग्लिश में बताया जाता है, वर्क का मतलब काम करना, राइट? तो अब जैसे मान के चलते हैं कि एक बंदा होगा, ठीक है, ये बंदा अपने घर पे है अभी के लिए, ठीक है, और इसका है स्कूल यहां कहीं पे। ठीक है, ये बंदा घर से स्कूल जाता है, स्कूल में पढ़ाई करता है 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, जितने भी टाइम वो स्कूल में रहता होगा। फिर वापस वो घर आ जाता है। ठीक है, घर से स्कूल, स्कूल से घर, बहुत ज्यादा मेहनत होती है उसकी, थक जाता है, एनर्जी बहुत खर्च हो जाती है। उसके पेरेंट्स भी कहते हैं कि अरे वाह, हमारा बच्चा कितना मेहनत है, कितना काम कर रहा है, ही इज डूइंग सो मच ऑफ वर्क, इज पुटिंग इन सो मच ऑफ वर्क। बट फिजिक्स के डेफिनेशन के हिसाब से क्या इस बंदे ने काम किया? इस बच्चे ने कुछ काम किया? नो, नाडा, नथिंग। आप बोलोगे अरे भैया ऐसे क्यों कह रहे हो भाई, इतना मेहनत कर रहा है इतना दूर जाके, तो आप इसके वर्क डन को जीरो क्यों कह रहे हो? अरे ये इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि फिजिक्स की परिभाषा कुछ और है मेरे भाई। ठीक है, तो अब ये सारा ये बकवास हमें हटा देना है। ठीक है, फिजिक्स की परिभाषा समझिए, वर्क की क्या होती है। अरे हट जा मेरे भाई, हाँ हट जा, हट जा, हाँ चलो वो डॉट हट ही नहीं रहा था। ठीक है, अब हम वर्क को फिजिक्स के डेफिनेशन के हिसाब से समझते हैं हम लोग यार। ठीक है, अब यहाँ पे इट्स सेफ टू टेक सम न्यू कलर। ओके, ठीक है, ऑल राइट। अब यहाँ पे आप समझिए कि वी हैव सम ब्लॉक ऑफ मास m, नहीं फर्क पड़ता उसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, मान के चलिए कि उसके ऊपर मैं एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहा हूं। आसानी, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, मैंने अभी फोर्स F बोला है, कैपिटल F। ठीक है, और इस फोर्स की वजह से, या शायद इस फोर्स की वजह से ना भी हो सकता है, बट इवेंचुअली द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस ब्लॉक ऑफ मास m इज से x। ओके, फोर्स F लग रहा है इस पे एंड उसका डिस्प्लेसमेंट x उसी डायरेक्शन में हो रहा है। तो हम कहते हैं that the work done by this force F is equal to, हम बोल देंगे कि वर्क डन हो जाता है इक्वल टू F टाइम्स x। ठीक है, नहीं समझ आया होगा कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे, मैं आपको अभी समझाता हूं। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में फोर्स पढ़ा था। फोर्स की क्या डेफिनेशन थी यार? अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज द टेंडेंसी टू चेंज the body's state of rest or state of uniform motion। ओके, अब यहां पे आप देखिए, अगर ये ब्लॉक ऑफ मास m अपने जगह पे रेस्ट पे है, ठीक है, रेस्ट पे है ये m,
और अगर ये फोर्स लगाने के बाद भी रेस्ट में रहेगा तो मतलब फोर्स का कोई मतलब क्या फायदा हुआ यार। तो लेकिन अगर हम कहते हैं कि अगर ये फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट आ रहा है तो हम कह रहे हैं कि ये फोर्स का कुछ तो काम हुआ है, फोर्स हैज डन सम वर्क, फोर्स का कुछ तो काम आया है। अगर फोर्स लगाएंगे तब भी ये बॉडी नहीं चली तो फोर्स होने ना होने से क्या ही फर्क पड़ेगा, राइट। मतलब बताने के लिए कह रहा हूं यार मैं, ये सारी चीजें आप एग्जाम में मत लिख के आ जाइए, मैं आपको थोड़ा सा आपको इंट्यूशन आए उस वजह से मैं कह रहा हूं कि वर्क की डेफिनेशन, वर्क की परिभाषा आई कहां से। ओके तो इसका मतलब ये है ना, हमें बस जब वर्क कोई बोलेगा फिजिक्स में, अगर वर्क के बारे में बात होगी तो आपको बस इतना समझना है दैट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज वी आर टॉकिंग अबाउट द इफेक्ट ऑफ फोर्स, एंड वो इफेक्ट कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट। ओके सो बेसिकली अगर फोर्स होता है और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होता है तो हम कहेंगे कि फोर्स के डायरेक्शन में जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वही है वर्क डन। ओके समझ आ गया। अब इस केस में ये बहुत ही आसान सा केस था जहां पे फोर्स भी आगे की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी आगे की तरफ हो रहा है, सो दैट मींस W हो गया F टाइम्स x। ओके परफेक्ट। अब मैं एक और एक एग्जांपल दे देता हूं आपको, ठीक है। लेट्स से वी हैव दिस ब्लॉक अगेन ऑफ मास m। ओके अब इसके ऊपर कुछ इस तरह का फोर्स लग रहा है F, बट दिस टाइम इट्स नॉट एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब फोर्स ऐसा ही लग रहा है लेकिन इस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो कुछ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही है, ऐसा नहीं कि डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे ही हो। अब ऐसा क्यों हुआ भैया, वो ग्रेविटी की वजह से हुआ, बट वी डोंट केयर अबाउट ग्रेविटी एज ऑफ दिस पॉइंट। समझ आ गया आपको बात, बाद में देखेंगे यार बहुत सारा, मतलब अभी मैं बस फोर्स F के ही कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं, वर्क डन बाय फोर्स F। जब मैं कह रहा हूं वर्क, यहां पे भी मैं जब कह रहा हूं ना वर्क, तो व्हाट आई मीन इज वर्क डन बाय F। समझ आ गया आपको। ये एक केस है, इसको एक बक्से में कैद कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओके ऑल राइट। अब आप यहां पे समझिएगा, ठीक है। यहां पे F फोर्स कुछ एक एंगल पे लग रहा है, ठीक है। लेट्स से दिस एंगल इज थीटा एंड डिस्प्लेसमेंट इज अगेन हॉरिजॉन्टल ओनली, ठीक है। तो अब इस केस में आप समझिए ये फोर्स जो है ना इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसका क्या ही कंट्रीब्यूशन होगा इन दिस डिस्प्लेसमेंट अलोंग दिस डायरेक्शन, कुछ भी नहीं होगा। सो इफेक्टिवली जो फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहा है वो होगा F cos थीटा, एज इन डिस्प्लेसमेंट के अलोंग वाला कंपोनेंट। सो उस केस में हम बोलेंगे वर्क डन बाय F। हम कुछ इस तरह से बोलेंगे F का cos थीटा वाला कंपोनेंट टाइम्स x। समझ आया आपको, दैट इज इक्वल टू F x cos थीटा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। मतलब हमें इफेक्टिवली फोर्स का कंपोनेंट अलोंग द डिस्प्लेसमेंट इतना देखना है और उसको डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। दैट इज हाउ यू आर सपोज टू कैलकुलेट फोर्स, that is how you are supposed to calculate work done by that particular force। ओके अब आप बोलोगे भैया क्या अब ऐसे बोलेंगे, मतलब जैसे हम यहां पे देख रहे हैं कि अगर फोर्स इस तरह से होगा सम अलोंग सम डायरेक्शन तो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट भी उसी के अलोंग होगा, मतलब ऐसे नेगेटिव कंपोनेंट में तो हो ही नहीं सकता, नेगेटिव डायरेक्शन में तो हो ही नहीं सकता। हो सकता है, कैसे हो सकता है मैं बताता हूं आपको, एक और एक केस देख लीजिए आप, ठीक है। लेट्स से अगेन यही है एक मास m का ब्लॉक, इसके ऊपर ये फोर्स तो लग ही रहा है F1, अब इसको F1 बोलूंगा, लेकिन इसके अलावा ना इसके ऊपर एक और एक फोर्स लग रहा है F2। ओके लेकिन इफेक्टिवली इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो यही है, लेफ्ट टू राइट ही है। ओके अब यहां पे आप समझिएगा, हम यहां पे वर्क डन बस नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे वर्क डन बाय दिस फोर्स F1 और हम बोलेंगे वर्क डन बाय दिस फोर्स F2। मतलब हम दोनों फोर्सेस का वर्क डन अलग अलग निकालेंगे। ओके ऑल राइट। सो यहां पे आप बोलोगे, अब चलो एक काम करता हूं मैं कलर में ही लिख देता हूं, चलो वर्क डन बाय F1 मैं कैसे बोलूंगा बताइए। यहां पे F1 और X दोनों सेम डायरेक्शन में है, सो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि F1 के अलोंग डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो इसका तो पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है, राइट।
लेकिन अब इस वाले केस को देख लीजिए आप, यहां पे F2 जो है, F2 राइट टू लेफ्ट लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट टू राइट हो रहा है, मतलब हम कह रहे हैं कि इस फोर्स का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है इन द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इफेक्टिवली चलो F1 F2 का रिजल्टेंट ऑब्वियसली F1 के अलोंग ही होगा, अदरवाइज बॉडी पीछे आती आगे नहीं आती, राइट। F1 इज ग्रेटर देन F2, इसी वजह से बॉडी आगे जा रही है ना, समझ आ रहा है आपको मेरी बात। सो दैट मीन्स कि इफेक्टिवली बॉडी का आगे जाना तो हमें समझ आ चुका है, लेकिन जब हम बोलेंगे कि F2 का अगर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स वर्क डन कितना होगा, तो हम यही बोलेंगे कि अरे भैया F2 जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है कंपेयर टू डिस्प्लेसमेंट। सो उस वजह से मैं बोलूंगा कि वर्क डन बाय F2 इज इक्वल टू माइनस F2x। दिख रहा है ना आपको? एक बार मैं चेक कर लेता हूं बस आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा अच्छे से, वरना आप बोलोगे ओहो थोड़ा क्लियरली दिख नहीं रहा। एक मिनट, आई जस्ट डू वन थिंग, आई जस्ट चेंज दिस कलर बिकॉज आई थिंक क्लैरिटी आ नहीं रही इसके साथ, यू नो। लेट मी टेक सम अदर कलर हियर। कौन सा कलर ले, हमारे पास और कौन सा कलर है यार? चलो येलो ही ले लेता हूं अभी के लिए, ठीक है। ठीक है, मतलब मैंने बस यार कलर चेंज कर दिया, कुछ नहीं, अभी भी वही है, F1 आगे की तरफ F2 पीछे की तरफ लग रहा है ताकि क्लैरिटी हो, इस वजह से मैं कर रहा हूं बस, ठीक है। ओके, तो अब यहां पे आप समझिए वर्क डन बाय F2 हम बोलेंगे माइनस F2x, क्योंकि फोर्स पीछे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ, मतलब ये फोर्स वर्क में इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो नेगेटिव है मेरे भाई। समझ आया आपको मेरी बात? सो इसका मतलब हमें यहां से ये समझ आ जाता है कि वर्क डन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। जीरो कैसे हुआ भैया, दिखा देता है वो भी आपको, देख लीजिएगा, ठीक है। ऑलराइट, अब ये मान के चलिए कि लेट्स से वी हैव दिस ब्लॉक ऑफ मास m ऑन अ रफ सरफेस एंड इसके ऊपर एक फोर्स F लग रहा है आगे की तरफ, कैपिटल F एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, बट इट इज नॉट लार्ज इनफ टू ओवरकम दैट लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, मतलब बेसिकली इसके ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स भी पीछे की तरफ लग रहा है। दिख रहा ना यार, ये रंग तो दिख रहा हुआ है, होप। हाँ चलो, ये तो दिख रहा है, ये वाला रंग दिख रहा है। सो इसका मतलब अब ये है ना, इवेंचुअली इस केस में ब्लॉक इज नॉट मूविंग। ओके, ब्लॉक इज नॉट मूविंग। सो इसका मतलब क्या हो गया मेरे भाई? so, इसका मतलब है कि यहां पे x हो गया 0 के बराबर। सो अब यहां पे वर्क डन बाय दिस फोर्स बोलो या बाय दिस फोर्स बोलो, 0 ही रहेगा बिकॉज देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। सो दैट मीन्स मैं कह दूंगा यहां पे वर्क डन बाय एनी फोर्स, आप चाहे इसकी बात कर रहे हो, कैपिटल F की बात कर रहे हो, स्मॉल f की बात कर रहे हो, वर्क डन बाय एनी फोर्स हियर इज 0। समझ आ रही या नहीं आ रही आपको मेरी बात? सिंपल सा है, देखो फंडा, मतलब आपको बस इतना समझना है ना यहाँ पे। एक ही मिनट, थोड़ी प्यास लग जाती है यार। आपको बस इतना समझना है ना यहाँ पे कि फोर्स के अलोंग डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट देख लो, या फिर डिस्प्लेसमेंट के अलोंग फोर्स का कंपोनेंट देख लो और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो, खत्म बात। ठीक है, समझ आ गया? अब यहां पे हमने जो बात करी है, यहां पे क्या एज्यूम करा है, देखिए फोर्स जो है इट इज कांस्टेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना भी हो, मैंने यहां पे फोर्स को कांस्टेंट माना है। सो दैट मींस यहां पे जो हम बात कर रहे थे, दिस इज वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, यहां पे फोर्स इज कांस्टेंट। समझ आ रही है आपको मेरी बात? तो अब इसको थोड़ा और समराइज करने के लिए लेट मी डू वन थिंग, अगले स्लाइड पे मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, सो फॉर वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स हम कह देते हैं W इज इक्वल टू F cos थीटा x, या फिर इसको हम F x cos थीटा ऐसे भी बोलते हैं, या फिर हम इसी चीज को F x cos थीटा ऐसे भी लिख देते हैं। मतलब डायग्राम भी यहां पे साइड में बना ही देता हूं मैं फिर से। ये ब्लॉक है, बॉडी है, इसके ऊपर फोर्स F इस तरह से, इसका डिस्प्लेसमेंट x इस तरह से, एंगल थीटा है इस तरह से। सो वर्क डन फॉर दिस सिस्टम इज F x cos थीटा वेयर फोर्स इज कांस्टेंट। समझ आ गया? अब आप मुझे एक बात बताइए, ये डज दिस फॉर्मूला रिंग एनी बेल?
सोचिए सोचिए जरा सोचिए, किस फॉर्मूले के सिमिलर सा लग रहा है ये? यार, डॉट प्रोडक्ट का है फॉर्मूला मेरे भाई। सो यहां पे मैं इसको डॉट प्रोडक्ट से भी रिप्लेस कर सकता हूं। सो इसका मतलब इफेक्टिवली फॉर कांस्टेंट फोर्स मैं बोल दूंगा W इज इक्वल टू F वेक्टर डॉट X वेक्टर। खत्म बात। आपको बस इतना याद करने की जरूरत है। दिस इज ऑल यू नीड टू रिमेंबर। अब चाहे कैसा भी केस हो, चाहे आप इस केस की बात कर रहे हो, इस केस की कोई भी केस हो, आपको बस इतना याद रखना है। एक तो डिस्प्लेसमेंट देखना है आपने, या और दूसरा जिस फोर्स की बात कर रहे हैं उसे देखना है। अगर चाहे मान के चलिए इसके ऊपर F1, F2, F3, F4 ऐसे 10,000 फोर्सेस भी लग रहे होंगे ना, तो भी इफेक्टिवली आपको एक डिस्प्लेसमेंट देखना है जो कि सारे फोर्सेस को देखेंगे तो सेम ही रहेगा। अरे मतलब 10 फोर्सेस भी लगे, 1000 फोर्स भी लगे, जो भी हो, इफेक्टिवली डिस्प्लेसमेंट तो हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तो वही होगा ना यार। सो हम वो एक देखेंगे और उसका डॉट डॉट कर देंगे विद द फोर्स दैट वी आर कंसीडरिंग। समझ आ गया? मतलब मान के चलिए वर्क डन बाय फोर्स F1 निकालना है तो F1 वेक्टर डॉट x करेंगे। अगर आपको वर्क डन बाय फोर्स F2 वेक्टर निकालना है तो F2 वेक्टर डॉट x कर देंगे। इजी है? यहां तक इजी है, समझ आ चुका होगा। दिस इज फॉर कांस्टेंट फोर्स, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस, और शुड आई से इन जनरल, फोर्स इज नॉट ऑलवेज कांस्टेंट। फोर्स कैन वेरी ना विद डिस्टेंस और विद टाइम और व्हाटएवर। तो अब हमको समझना है, अगर मान के चले फॉर वेरिएबल फोर्स, ठीक है, अगर फोर्स वेरिएबल है तो वर्क डन हम कैसे निकालेंगे? तो इवेंचुअली कैलकुलस के ही फंड है यार। आपको थोड़ा बहुत कैलकुलस आता है, बेसिक मैथ्स अगर समझ आ चुके हैं ना, तो आई डोंट थिंक इट शुड बी अ बिग डील फॉर यू, बट चलो कोई बात नहीं, आपको मैं समझा देता हूं। ठीक है, मान के चलिए कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एट सम टाइम t, ये है ऐसा एक स्टेट जहां पे फोर्स F ऐसे एक रैंडमली लग रहा है, और उस इंस्टेंट पे वी हैव अ वेरी स्मॉल, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। बोलोगे अब सर dx क्यों बोल रहे हो आप? अरे मेरे भाई, मैं अभी देखिए फोर्स वैरी कर रहा है, बट हम एज्यूम कर सकते हैं कैलकुलस के फंडों के हिसाब से कि फॉर दिस इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वी कैन एज्यूम दैट फॉर दिस डिस्प्लेसमेंट फोर्स डजंट वैरी टू मच और डजंट वैरी एट ऑल, ऐसे हम एज्यूम कर सकते हैं। सो फॉर दिस इंस्टेंट, फॉर दिस एट सम टाइम t, वी कैन से दैट dw is equal to f vector dot dx vector। समझ आया? अब यहां पे देखिए, यहां पे कांस्टेंट फोर्स का फंडा लगा सकते हैं फॉर दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, क्योंकि इतने से डिस्प्लेसमेंट में कितना ही फोर्स का चेंज होगा यार, वैल्यू का कुछ भी नहीं होगा, नेग्लिजिबल चेंज होगा। सो इस वजह से f वेक्टर डॉट dx लगाना जायज है। ओके, अब हमें पता करना है पूरा, अगर सपोज dw इज फॉर दिस टाइम t, तो अगर पूरे टाइम ड्यूरेशन पे, लाइक फाइनाइट टाइम ड्यूरेशन पे अगर निकालना है w, तो हम कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेशन, खत्म बात। सो w इज इक्वल टू इंटीग्रल dw इज इक्वल टू इंटीग्रल f वेक्टर डॉट dx वेक्टर। आसान, इतना आसान है मेरे भाई। मतलब आपको यहां तक समझ आ चुका होगा कि देयर इज नथिंग टू कॉम्प्लिकेटेड अबाउट दिस। मतलब इफेक्टिवली अगर ये पता है f वेक्टर डॉट s वेक्टर और f वेक्टर डॉट x वेक्टर इज इक्वल टू w होता है, तो उसी तरह से वेरिएबल फोर्स के फंडे के हिसाब से भी, यहाँ पे एक सरल बना देता हूं मैं, वेरिएबल फोर्स के फंडे के हिसाब से भी tw इज इक्वल टू f वेक्टर डॉट dx कर देंगे, और फिर w को इंटीग्रल dw करके इंटीग्रल f वेक्टर डॉट dx कर देंगे। खत्म बात। एंड अब इसमें एक मैं फॉर्मूला में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ला देता हूं। अब यहाँ पे देखिए, ये जो केसेस अभी तक हम देखते आ रहे हैं, उसमें क्या मैंने माना है कि ये जो ब्लॉक है वो बस x डायरेक्शन के अलोंग चल रहा है, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि वो ऐसे ही हो। इन जनरल बॉडी कैन मूव अलोंग x और अलोंग y और अलोंग z और अलोंग xyz और अलोंग xyz, कहीं से भी कहीं पे भी मूव हो सकता है। सो यहाँ पे बस dx बोलने से अच्छा है, इट्स बेटर टू राइट ds इंस्टेड। समझ आया मैंने क्या किया? यहाँ पे मैंने बस सिंपली अब थोड़ा सा जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखा है। अब मैं डिस्प्लेसमेंट को x की जगह पे s के फॉर्म में मतलब ये एक्सप्रेस करूंगा।
दिस इंडिकेट्स, अगर ds मैंने जब बोला है ना, ds जब मैं कहता हूं तो मैं कहता हूं कि डिस्प्लेसमेंट कैन हैपन इन आइदर x और y और z और xyz xz और xyz, कहीं पे भी जा सकता है वो। समझ आ गया? सो इससे आ जाता है हमारा एक जनरल फॉर्मूला जो है w इज इक्वल टू इंटीग्रल f वेक्टर डॉट ds वेक्टर। इसे भी आपने याद करना है। दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर वर्क व्हेन द फोर्स इज वेरिएबल। समझ आ गई? आसान है या नहीं बात? बहुत ही आसान है। अरे ये क्या हो गया? मतलब कुछ ग्लिचेस आ रहे हैं क्या? आई होप ग्लिचेस नहीं आ रहे। मतलब आई एम जस्ट सीइंग हियर, मे बी मेरा इंटरनेट स्लो हो, उस वजह से थोड़ा ग्लिचेस आ रहा हो। आई डोंट नो, आई होप नॉट, कोई ग्लिच नहीं आ रहा हो। मैं एक्चुअली यूट्यूब लाइव पे मैं कर रहा हूँ ऐसे, एंड देन उसके ऊपर एडिटिंग करके आई एम गोना लाइक पोस्ट इट हियर। सो आई डोंट नो इफ इट इज अ गुड स्ट्रैटेजी और नॉट, बट यार अभी लाइव रिकॉर्ड करना कैन बी अ बिट डाइसी फॉर मी बिकॉज आई डोंट हैव अ स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन ओवर हियर। सो कोई बात नहीं, देख लेंगे किसी दिन लाइव भी करेंगे, थोड़ा हमारा इंटरनेट थोड़ा स्टेबल हो जाए तो। ओके चलिए, अब यार थोड़े और कुछ फंडे पेल देते हैं यहाँ पे, ठीक है, वर्क के बारे में। अब कुछ थियरी वाली चीजें लिख देता हूं मैं यहाँ पे। ओके, वर्क के थियरी वाली चीजें क्या है यहाँ पे, ठीक है। अब वर्क आपको अभी तक आइडिया आ चुका होगा। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसका बस मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता बॉस। कहां से होगा डायरेक्शन भाई? आप ही बताओ। हम यहां पे क्या कह रहे हैं? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कर रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ स्केलर, सो दैट मींस वर्क विल बी अ स्केलर क्वांटिटी। Getting my point? So that means work is a scalar quantity. अब इसका SI यूनिट इसका होता है जूल, JOULE, जिसको हम शॉर्ट में कैपिटल J से भी लिख देते हैं, ठीक है। और अगर इसको आपको एकदम तोड़ के लिखना है, केजी में, मीटर में, सेकंड में, फंडामेंटल यूनिट्स के फॉर्म में लिखना है, तो आप बताइए क्या हो सकता है? वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट। फोर्स होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट होता है मीटर, और न्यूटन को हम कैसे लिखते हैं? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट को लिखते हैं मीटर, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर हो जाता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। आसान। और हम यहां से हम लिख सकते हैं कि W, डायमेंशंस ऑफ W कुछ इस तरह से हो जाता है M1 L2 T -2। M1 मतलब kg, L2 मतलब मीटर स्क्वायर, T -2 मतलब पर सेकंड स्क्वायर। आसान, बहुत आसान, वेरी वेरी सिंपल। और क्या हो सकता है बताइए इसमें यार? इसको स्टार लगा देता हूं, मतलब आपको कंफ्यूजन ना रहे इसमें, ठीक है। अब यहां पे एक और एक चीज आपको समझ आ चुकी होगी कि हम जब वर्क की बात करते हैं, वी डोंट टॉक अबाउट इंस्टेंटेनियस वर्क, वी कैन नॉट टॉक अबाउट इंस्टेंटेनियस वर्क। मतलब उस इंस्टेंट पे कितना वर्क हुआ हम बोल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप देखिए, जब हम यहाँ पे एक इंस्टेंट की बात कर रहे थे, एक एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट हम बात कर रहे थे, तो dw is equal to f vector dot ds. ds is infinitesimally small, f is finite. तो finite times infinitesimally small will be something which is infinitesimally small. मतलब w tends to 0. So एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम वर्क को डिफाइन नहीं कर सकते। मतलब डिफाइन कर सकते हैं, जीरो बोल देंगे हम लोग। एक पर्टिकुलर इन्फिनाइटसिमली स्मॉल टाइम के लिए वर्क डन का कंसेप्ट नहीं आता। हाँ, यू कैन डिफाइन वेलोसिटी, वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट हम डिफाइन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इट इज dx by dt, dx इज इन्फिनिटेसिमली स्मॉल, dt इज इन्फिनिटेसिमली स्मॉल। आपको समझ आ रहा है ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे चलो दिखाई देता हूँ, छोटा सा यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब ये जब हम कहते हैं वेलोसिटी के बारे में हम बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या कहते हैं? dx by dt, ठीक है। तो ये dx भी स्मॉल होता है, dt भी स्मॉल होता है, तो ये 0/0 फॉर्म में है। तो 0/0 फॉर्म के जो लिमिट्स होते हैं वो फाइनाइट हो सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई वेलोसिटी कैन बी फाइनाइट। दैट इज वेलोसिटी कैन बी डिफाइंड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। या फिर हम एक्सेलरेशन की भी हम बात करें, dv by dt, ठीक है, तो ये भी 0/0 के फॉर्म में आ जाता है, राइट। तो ये भी फाइनाइट हो सकता है। दैट मींस एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट एक्सेलरेशन कैन आल्सो बी फाइनाइट, ठीक है। सिमिलरली फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स का भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वैल्यू आ सकता है। लेकिन अब बताइए dw जो है, dw इज इक्वल टू f
dx होता है। सो ये 0/0 फॉर्म नहीं है, ये तो 0 फॉर्म है, मतलब ये तो 0 ही आएगा ना, तो यहां पे ये बेतुका है, ये बकवास है, ठीक है। देयर इज नो सच थिंग एज इंस्टेंटेनियस वर्क। आपको समझ आ गया आपको? तो यहां पे मैं लिख देता हूं, ठीक है। नो सच थिंग एज instantaneous work. It is only defined over a displacement or some finite amount of time. ठीक है? It is defined over finite time or displacement. I hope this is clear. ठीक है, ये मैथमेटिक्स वाली बातें होती हैं, लेकिन यार बता देना जरूरी पड़ता है इवन एज अ फिजिक्स टीचर। आपको ऐसे कॉमन सेंस से समझ आ जानी चाहिए चीजें, बट ठीक है यार, नहीं आती, कुछ कुछ लोगों को क्लिक होती नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं होती। ओके, एक और एक चीज यहां पे आपको समझना है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ अदर फोर्सेस डज नॉट अफेक्ट द वर्क डन बाय दैट पर्टिकुलर फोर्स एज लॉन्ग एज द डिस्प्लेसमेंट इज सेम। ठीक है, लेट मी राइट इट अगेन एंड फिर बाद में उसको समझा देता हूं। एज लॉन्ग एज द डिस्प्लेसमेंट डज नॉट चेंज, ठीक है, एज लॉन्ग एज, ये चेंज सही तो दिख रहा है ना, एक मिनट, as long as displacement doesn't change, work done by a particular force remains unaffected. क्या हो गया? remains unaffected by the presence of अदर फोर्सेस। समझ आया? ये समझाता हूं, नहीं समझ आया तो समझा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान के चलिए कि लेट्स से वी हैव दिस मास m, ठीक है। अब ये गिवन है, ये कांस्टेंट है कि इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ x इस तरह से ही है, ठीक है। अब मान के चलिए एक केस ऐसा है जहां पे वी हैव दिस फोर्स F1, फोर्स F2, फोर्स F3, ठीक है। अब यहां पे एंगल बिटवीन F1 एंड x क्या है मेरे भाई? इट इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। सो वर्क डन, इस केस में मैं क्या बोलूंगा यार? मैं इस केस में बोल दूंगा वर्क डन बाय फोर्स F1 इज इक्वल टू F1x cos थीटा, ठीक है। अब समहाउ मान के चलिए दैट आई एम इंट्रोड्यूसिंग टू न्यू फोर्सेस इस तरह से, ठीक है। ये F4 और F5 कुछ इस तरह से, या फिर चलो F4 F5 F6, ऐसे तीन मैंने और नए फोर्सेस ला दिए हैं, ठीक है। बट इफेक्टिवली डिस्प्लेसमेंट x इज स्टिल द सेम, ठीक है। अब इस वजह से अब नए केस में भी इवन आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ F4 F5 F6 सिंस द डिस्प्लेसमेंट इज सेम एंड सिंस F1 का वैल्यू चेंज नहीं हुआ है, तो नए केस में भी हम बोलेंगे वर्क डन बाय F1 इन द न्यू केस विल अगेन बी F1x cos थीटा, चेंज नहीं होगा। मतलब आपको फर्क, ये बेसिकली बताने का रीजन ये है कि आपको देखना ही नहीं है बाकी फोर्सेस कैसे काम कर रहे हैं, आपको बस F1 को देखना है, आपको बस x को देखना है और बस उनके बीच का एंगल देखना है, ठीक है। तो F1x cos थीटा कर देना है, खत्म बात। मतलब आपने वो कहानी सुनी होगी ना कि मान के चलिए कि ये है एक लड़का, F1 इज वन गाय, X इज अ गर्ल, ठीक है। मान के चलिए कि उनके लाइफ में बहुत सारे ये सारे हैं बंदिशें, ऑब्स्टैकल्स, बैरियर्स, लेकिन इन दोनों में प्यार एक अटूट है, ठीक है। मे बी कास्ट मैच नहीं कर रही, रिलीजन मैच नहीं कर रहा, या बाकी सारी चीजें मैच नहीं कर रही, प्रोफेशंस मैच नहीं कर रहे, तो ये सारी चीजें आ सकती हैं। लेकिन अगर उनके बीच में प्यार है तो उनकी शादी विल वर्क, जस्ट लाइक दिस वर्क विल वर्क इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, ठीक है। तो ये सारे फोर्सेस का उस तरह से फर्क नहीं पड़ता, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, ओके। मतलब बताने वाली, मतलब समझने वाली चीजें होती है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे आपको समझ आने लग जाती है चीजें, लेकिन अभी एज न्यू स्टूडेंट्स आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ आ जाए, इस वजह से मैं ये सारी चीजें लिख रहा हूं, ठीक है। एंड रिमेंबर वन मोर थिंग, ये एक अब आपको एक चीज बता देता हूं मैं। क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ, ठीक है।
ग्लिच पक्का नहीं करा ना यार, आप ग्लिच का बता दिया करो, मैं वैसे तो अभी बता नहीं पाओगे आप। अब एक काम करो, आप वीडियो देख रहे हो ना अभी, रिकॉर्डेड वीडियो है, जहां जहां पे भी अगर ग्लिच करेगा थोड़ा बहुत तो जस्ट लेट मी नो कि यहाँ पे ग्लिच करा, सो दैट आई विल अंडरस्टैंड कि कहाँ पे ग्लिच हुआ हो। ओके चलो, सो अब आपको एक चीज ये भी याद रखनी है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वर्क इन, इसको हेडिंग की तरह क्यों लिख रहा हूँ मैं, छोड़ो, मैंने पिछले वाले में हेडिंग नहीं लगाई तो यहाँ पे भी क्यों लगाऊं मैं ठीक है, इन डिफरेंट frames of reference work done will be different। क्या हो रहा है यार, हाँ, work done will be different। समझाता हूं मैं, एक बार लिखने देने को मुझे, उसके बाद मैं समझाता हूं अच्छे से आपको, ठीक है। अब मान के चले यहां पे इसको अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। लेट्स से वी हैव दिस ब्लॉक ऑफ मास m जिसके ऊपर एक फोर्स F इस तरह से लग रहा है एंड इसका डिस्प्लेसमेंट x कुछ लेफ्ट टू राइट है, ठीक है। अब आपके फ्रेम में आप बताइए मुझे क्या होगा यार इसका वर्क डन इन द ग्राउंड फ्रेम, ये अभी ग्राउंड फ्रेम में हम है, ऐसे बोल दीजिए, ठीक है। इन ग्राउंड फ्रेम W will be equal to F x cos थीटा, जैसे हम अभी तक बार बार निकालते आ रहे हैं, ठीक है। अब कंसिडर अनदर फ्रेम जो इस बॉडी के से अटैच्ड हो, कंसिडर अ फ्रेम विच इज अटैच्ड टू दिस बॉडी ऑफ मास m। तो उस फ्रेम में ये बॉडी जो है वो तो हिलेगी ही नहीं ना यार, इट इज एट रेस्ट तो उस वजह से मैं बोलूंगा फॉर a frame attached to mass m, ठीक है। और ये अटैच्ड गंदा लग रहा है, एक मिनट इसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। फॉर अ फ्रेम, हाँ लैग क्यों कर रहा है ये, हाँ, फॉर अ फ्रेम अटैच्ड टू मास m। अब इस केस में हम बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट होगा 0, there will be no displacement। नहीं होगा, क्यों होगा, क्योंकि हम इससे अटैच्ड है, so that means so work done in this frame क्या हो जाएगा बताइए जरा, it will be 0 because there is no displacement, so that means यहां पे मैं बोल दूंगा W dash is equal to 0। समझ आया आपको? देखिए ये इनर्शियल है, नॉन इनर्शियल है, डजंट मैटर, आई एम टॉकिंग अबाउट द फैक्ट दैट दिस, मतलब दिस फ्रेम इज मूविंग, ठीक है, दिस फ्रेम इज डिफरेंट, ठीक है। एज लॉन्ग एज द फ्रेम इज डिफरेंट, बात खत्म, डिस्प्लेसमेंट विल नो लॉन्गर बी द सेम। समझ आई मेरी बात? इनर्शियल नॉन इनर्शियल का फंडा नहीं चल रहा है, दिस फ्रेम कैन बी और कैनॉट बी इनर्शियल, ठीक है, नॉन इनर्शियल भी हो सकता है, ये इनर्शियल भी हो सकता है, बट द थिंग इज वर्क डन इज डिफरेंट। क्यों डिफरेंट आया? क्योंकि पहले वाले फ्रेम में, ग्राउंड फ्रेम में देयर इज सम डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू, बट इन दिस फ्रेम देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट एंड देयरफॉर वर्क डन बिकेम 0। सो इस वजह से याद रखिए जब हम बोलेंगे वर्क डन तो वी हैव टू नो द रेफरेंस, मतलब ऐसा नहीं कि अभी आपने ग्राउंड फ्रेम में अपने वर्क डन निकाला है, फिर बाद में आप दूसरे बॉडी का लाइक इन सम अदर फ्रेम निकालोगे, फिर बाद में जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाओ तो फिर आप मतलब उसको मिक्स कर डालो, यू विल बी कमिटिंग अ वेरी ग्रेव ब्लंडर। मैं मिस्टेक भी नहीं कहूंगा, ब्लंडर कहूंगा, क्योंकि ये बहुत ही गंदी चीज हो जाती है, पूरा आपका फिजिक्स का पढ़ाई बर्बाद हो जाता है अगर आप ऐसे गलतियां करोगे तो। सो रिमेंबर कि हमने किस फ्रेम में पकड़ा है, हम किस फ्रेम से हम वर्क डन निकाल रहे हैं। अगर एक बार ग्राउंड के फ्रेम में निकाल रहे हैं तो ग्राउंड के फ्रेम में ही कंटिन्यूसली निकालते जाइए, ओके, सही है बात, परफेक्ट। हाँ, और क्या होता है यार इसमें, एक और एक चीज अब मैं बता देता हूं, वैसे अभी इसको पढ़ने की जरूरत है नहीं वैसे तो, बट ठीक है कोई बात नहीं, आपको मैं बता देता हूं, ठीक है। अब ये चीज जो है ना थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। व्हेन नेट वर्क डन बाय ऑल द forces acting on a body is positive
its speed increases. मतलब बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि अगर मान के चलिए दैट वी हैव दिस ब्लॉक, ठीक है, ऑफ मास m, इसके ऊपर F1 एक फोर्स लग रहा है, F2 एक फोर्स लग रहा है, F3 एक फोर्स लग रहा है, जैसे भी हो, ठीक है, अलग अलग फोर्सेस लग रहे हैं इस पे। इसका डिस्प्लेसमेंट तो एक ही होगा मेरे भाई, ऐसा नहीं कि F1 की वजह से x1 बोलेंगे, F2 की वजह से x2 बोलेंगे, ऐसा नहीं होता फिजिक्स में। डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट ही हुए है एक पर्टिकुलर फ्रेम में, ठीक है। तो अब इसकी वजह से हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे F1 वेक्टर डॉट x इज द वर्क डन बाय फोर्स F1, F2 वेक्टर डॉट x वेक्टर विल बी द वर्क डन बाय F2, F3 वेक्टर डॉट x वेक्टर विल बी द वर्क डन बाय F3 एंड F4 वेक्टर डॉट x वेक्टर विल बी द वर्क डन बाय F4। तो मतलब ये जो है W1 W2 W3 W4 ये सारे वर्क्स डन जो है ना अलग अलग से हम उनको एड अप करेंगे, और अगर वो सब उसका एडिशन जो है वो पॉजिटिव होगा, सो हम ये कह सकते हैं कि बॉडी की स्पीड इंक्रीज होगी। याद रखिए, वर्क एनर्जी में और अच्छे से समझाया जाएगा आपको, काइनेटिक एनर्जी के एंगल से आपको और अच्छे से समझाया जाएगा, लेकिन अभी के लिए आप इतना याद रखोगे तो आई थिंक इट विल बी गुड फॉर यू, ठीक है, याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है। परफेक्ट, ओके। अब उसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि व्हेन द नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, ठीक है, व्हेन द नेट वर्क डन इज नेगेटिव, तो अब हम क्या बोलेंगे, स्पीड विल डिक्रीज, स्पीड डिक्रीजेस, ओके। एंड अब हम और क्या बोलेंगे बताइए, व्हेन द नेट वर्क डन, कोई और रंग ले लूं क्या, चलो एक और एक रंग होगा कोई तो बचा हुआ, चलो एक ऑरेंज ले लेते हैं। व्हेन नेट वर्क डन इज इक्वल टू 0, तब क्या होगा जी, क्या होगा, एज यू कैन इजीली प्रेडिक्ट, स्पीड डजंट चेंज। समझ आया आपको? आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। ये चीज भी आप याद रखोगे तो इट्स बेटर, अगर नहीं याद रख पाए तो भी इट्स फाइन। एक काम करते हैं, ये लाइन हटा देते हैं, ये भी लाइन हटा देते हैं, और इतने पार्ट को हम बस एक बॉक्स में डाल देते हैं। कौन से कलर से डाले हम, चलो इस कलर से डाल देते हैं ये वाला पार्ट, बिकॉज दिस पार्ट इज अ बिट इंटरेस्टिंग, ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है, इस वजह से इसको मैं के भी कर रहा हूं। कौन से कलर से करूं, ग्रीन कलर से कर देते हैं के भी। दिस इज के बी वर्दी। के बी का मतलब पता है ना आपको, के बी मतलब होता है काम की बात, याद रहनी चाहिए ये चीजें, ओके, परफेक्ट। एक मिनट यार, मैं देखता हूँ बस अपनी रिकॉर्डिंग चल रही है नहीं, चलो परफेक्ट, अभी भी चल रही है। एक्चुअली द रीजन व्हाई आई एम जस्ट कंफर्मिंग दिस इज बिकॉज अभी मैं इससे पहले रिकॉर्ड कर रहा था, 15 मिनट का रिकॉर्ड किया, एकदम से वीडियो बंद हो गई थी, सो आई नीड टू बी अ बिट मोर विजिलेंट अबाउट इट कि यार हो रहा है नहीं सही से। ओके, एक अब और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। अब कुछ रैंडम से फंडे बता रहा हूं, मिसलेनियस से फंडे जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर काफी बार क्वेश्चंस उठ सकते हैं, ठीक है। अब सर्कुलर मोशन, ठीक है, बाद में आएगा ये सर्कुलर मोशन, अच्छे से पढ़ेंगे हम इसे, बट अभी के लिए आप समझिएगा इसे। अब कुछ बच्चे होते हैं ना, वो बोलते हैं अरे भैया आप एक बात बताइए कि एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है, अरे इसको आप एक काम करते हैं, अभी इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट अ क्यूब इसको अब राउंड बना देते हैं हम लोग, ठीक है। एक बॉडी है जिसको हमने एक स्ट्रिंग से अटैच कर रखा है, एंड यहाँ पे हमने पिवट, मतलब इसको पिवट कर दिया, इसको मतलब हिंज कर दिया इसको, ठीक है। अब ये बॉडी जो है इसके अराउंड ऐसे सर्कुलर मोशन कवर कर रही है, ठीक है। आई थिंक आई डू ऑलरेडी हैव अ सर्कल, तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ मैं इस तरह से। ओहो, एक मिनट, अगर है ऑलरेडी रिसोर्सेस हमारे पास तो हम क्यों ना यूज करें उसे, राइट, मेक सेंस, राइट। इतना महंगा बोर्ड लिया है सर आप, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो यूज, कर लेते यार। ओहो, छोटा बन गया ये। थोड़ा सा टाइम लगेगा सीखने में, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। हाँ परफेक्ट, परफेक्ट सर्कल बन गया है। ओके, अब यहाँ पे आप समझिएगा दैट वी हैव अ बॉडी of mass m which is going in the circular path about this point
विच इज एट द सेंटर, ठीक है, इस तरह से इसके अराउंड ये घूम रहा है। तो अब कुछ लोगों का कहना ये होता है कि भैया यहाँ पे ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ये बॉडी जो है वो घूम रही है, ठीक है। अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होता तो क्या होगा यार, ये आइदर आगे निकल जाएगा, राइट, या फिर वहीं के वहीं रहेगा, राइट। बट अब कैसा होता है ना यहाँ पे, उसके वजह से लोगों को एक टेंडेंसी आ जाती है कि दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज कॉजिंग सम वर्क, मतलब कॉमन सेंस तो ये कहता है कि इसका कुछ तो काम है। वो थोड़ा सा लिटरल सेंस में लोग चले जाते हैं कि अरे भैया यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स है तो उसका कुछ तो काम आ रहा है यहाँ पे। बट इस तरह से मत देखिए इस चीज को, यहाँ पे आप समझिएगा कि ये फोर्स जो है यहाँ पे F लग रहा है इस पॉइंट पे, बट इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग? नो, इट इज नॉट। क्योंकि अभी अगर मान के चलिए कि एट दिस पर्टिकुलर टाइम अगर लेट्स से द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस बॉडी इज r, उसके बाद जब ये बॉडी यहाँ पे आ रही है, मान के चलिए यहाँ पे आ रही है, तब भी we have the same distance r. So that means there is no change in displacement or there is no change in the distance between these 2 points. Okay? Are you getting my point? What I'm trying to make? मतलब force के direction के along there is no displacement. ये है force का direction and there is no displacement along that direction. So that means यहाँ पे हम बोलते हैं कि work done in circular motion, or should I say uniform circular motion. अब यूनिफॉर्म क्यों कह रहे हो भैया, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। ऐसे छोड़िए यार, अभी के लिए ऐसे लिख दो आप, वर्क डन इन सर्कुलर मोशन 0 to 0, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म होता है तो क्या चेंजेस आते हैं वगैरह वो हम बाद में समझ लेंगे, बट उसको भी आप समझिए क्या होता है उसके इसमें, लाइक कभी कभी देयर कैन बी अदर फोर्सेस वेल, बट अभी उसके अभी जानने की जरूरत नहीं है, अभी इतना समझ जाओगे तो भी इट इज गुड इनफ फॉर यू, ठीक है। अभी मैं इसमें कवर करने की जरूरत है नहीं हमें एक, बिकॉज वो सर्कुलर मोशन में आ जाएगा। तो शुड आई जस्ट लाइक इरेज इट, व्हाट डू यू से, लेट मी जस्ट इरेज दिस, बिकॉज यार आप कंफ्यूज ना हो जाओ इससे। अभी तक आपने सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ा, अभी तक आपने यू नो लाइक सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है इसका डेफिनेशन नहीं पढ़ा, तो लेट मी जस्ट डू वन थिंग, आई विल जस्ट इरेज दिस पार्ट, पूरा ही हटा देता हूँ यार, इरेज स्लाइड, या ओके। अब आपको जो जानना है, आपको जो समझना है वो चीज मैं आपको बता देता हूं अभी के लिए, ठीक है। वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन तो आपने पढ़ा है राइट, मैंने पढ़ा है आपको, फ्रिक्शन पढ़ा है आपको, तो उस वजह से इट इज सेफ फॉर मी टू टॉक अबाउट दिस। अबे सी मैं सर्कुलर के बारे में बताना चाहता था, बट देन आई रियलाइज्ड कि यू नो लाइक आई हैवंट लाइक कवर्ड इट येट, सो डजंट मेक सेंस टू टॉक अबाउट इट एज ऑफ नाउ, ओके। अब स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन कैसा होता है वो हम समझते हैं, ठीक है। तो लेट्स से वी हैव बॉडी जो कुछ इस तरह से है, ठीक है, यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स F लग रहा है विच इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो उस वजह से अभी हम जो पीछे के डायरेक्शन में जो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा ना, वो क्या करेगा यार, उतना ही लगेगा जितना ये कैपिटल F है, मतलब इट विल जस्ट कंपेंसेट फॉर दिस एक्सटर्नल फोर्स ताकि ये बॉडी हिले ना। सो दैट मीन्स इन केस ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फॉर अ सिंगल बॉडी, for a single body case, work done by static friction will always be 0. समझ आया क्यों? क्योंकि अरे मेरे भाई ये बॉडी डिस्प्लेस ही नहीं करे ना, स्टैटिक का मतलब क्या है, देयर इज नो रिलेटिव स्लाइडिंग। अगर रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं है और बस एक ही बॉडी की बात हो रही है, बिकॉज तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, एंड अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क डन नहीं होगा। अब रीजन भी यहाँ पे लिखना तो लिख सकते हैं, बिकॉज नो डिस्प्लेसमेंट। समझ आई आपको मेरी बात? ठीक है, ये जब सिंगल बॉडी है तब की बात है, आसान सा ये केस है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा इसमें एक नया चीज इंट्रोड्यूस करा दूं तो क्या होगा, 2 ब्लॉक सिस्टम्स मैंने इंट्रोड्यूस करा दिया है, ओके।
अब मान के चलिए कि ये सरफेस है स्मूथ, नीचे वाला मान के चलिए, अभी के लिए बोल रहा है मैं, मान के चलिए स्मूथ है, ठीक है, लेकिन ये सरफेस है रफ, ये सरफेस है रफ, समझ आया? M1 एंड M2 के बीच का सरफेस है रफ, M2 और ग्राउंड के बीच का सरफेस है स्मूथ। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, मैं एक फोर्स F लगा रहा हूं, चलो M2 में, M1 पे लगाना है, M2 पे लगाना है, किसी पे भी मान लो, M1 पे लगा लेते हैं अभी के लिए, ठीक है, M1 पे मैं एक फोर्स F लगा रहा हूं। ओके, इज इट गुड? परफेक्ट, इट्स गुड इनफ। ऑलराइट, अब आपको ये मानना है कि M1 एंड M2 के बीच में देयर इज नो रिलेटिव स्लाइडिंग, तभी तो स्टैटिक फ्रिक्शन का फंडा होगा ना यार, समझ आ रहा है? मैं लिख भी देता हूं यहां पे कंडीशंस, ठीक है, नो रिलेटिव स्लाइडिंग बिटवीन M1 एंड M2। ये समझ आ रही है या नहीं आ रही है चीजें? फ्रिक्शन में हमने पढ़ा था कि स्टैटिक फ्रिक्शन जब हम कहते हैं तो रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं होती, एंड दैट्स व्हाई M1 एंड M2 के बीच में अगर हम स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें तो हम कह रहे हैं बाय डिफॉल्ट, हम कह रहे हैं कि M1 एंड M2 एक साथ चल रहे हैं या फिर चल ही नहीं रहे, आइदर चलेंगे तो एक साथ चलेंगे या फिर नहीं चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे चलना जायज है इनका, क्योंकि नीचे का सरफेस स्मूथ है एंड फोर्स F लग रहा है, तो इनको चलना पड़ेगा साथ में। ओके, ऑलराइट, अब आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा आप कि हमने जब कहा है कि ये सिस्टम एक साथ चल रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया ना कि M1 भी X से आगे जा रहा है, M2 भी X के साथ ही आगे जा रहा है। परफेक्ट, इज इट क्लियर? इट इज परफेक्टली क्लियर। ओके, अब आप यहां पे समझिए बात, M1 की टेंडेंसी इज गोइंग अहेड ऑफ M2 बिकॉज ऑफ दिस फोर्स F। सो इसका मतलब क्या है? फ्रिक्शन क्या बोलेगा, ए भाई तू मेरे से आगे निकल रहा है, तू M2 से आगे निकल रहा है, सो उस वजह से मैं तेरे पे पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगाऊंगा। सो दैट मींस M1 पे जो फ्रिक्शन लगेगा ना, M1 पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो पीछे के तरफ होगा। गेटिंग माय पॉइंट? एंड सिमिलरली M2 जो है, M2 पीछे रह रहा है कंपेयर टू M1, तो फ्रिक्शन बोलेगा ए भाई तू पीछे रह रहा है M1 के कंपैरिजन में, सो मैं तेरे को आगे ले जाने की कोशिश करूंगा ताकि तुम्हारे दोनों के बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग ना हो। सो दैट्स व्हाई M2 पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ना वो आगे की तरफ लगेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो अब यहां पे समझिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा इंसाइट आ जाता है यहां पे, प्लीज ध्यान से देखिए यहां पे, ठीक है। वर्क डन बाय static friction on M1, ये जो ऊपर वाला ब्लॉक है इसके ऊपर वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा? यहाँ पे फ्रिक्शन इज एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, सो इसका मतलब यहाँ पे मैं बोलूंगा ये हो जाएगा -Fx। समझ आ गया? वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन M1 इज -Fx। ओके, एंड और क्या बताइए, अब M2 पे भी स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, सो उसका देखेंगे हम, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन M2 कितना होगा बताइए? इसके ऊपर M2 पे फोर्स F लग रहा है एंड डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में, देखिए F भी आगे, डिस्प्लेसमेंट भी आगे, सो दैट मींस इस केस में वो हो जाएगा +Fx। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Work done by static friction on M1 is -Fx. M1 पे work done by static friction is negative. On M2 पे work done by static friction is positive. So इसका मतलब है कि यहाँ पे तो पहले केस में जब बस सिंगल बॉडी होती है तो work done by static friction is 0, बट जब दो बॉडीज होती है तो एक बॉडी पे नेगेटिव होगा, दूसरे पे पॉजिटिव होगा, लेकिन टोटल वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन M1 एंड M2 क्या होगा? It will be 0. Yes, that's right. So total work done by static friction on M1 and M2 ये हो जाएगा -Fx plus Fx, which is equal to 0. And this right here is a very important insight, वेरी इंपॉर्टेंट इंसाइट, क्योंकि आपको यहां से समझ आ जाता है
कि नेट वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन हैज टू बी 0. ओके, एंड इसके बाद एक इंसाइट आपके पास आ जाएगी कि जब बस स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ना, तो द बॉडी डजंट लूज इट्स काइनेटिक एनर्जी और द बॉडी डजंट लूज इट्स स्पीड. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये आपको अभी नहीं समझ आएगा, मैं आपको बाद में बता देता हूं, आपको थोड़ा अच्छे से समझ आ जाएगा. ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से नेट वर्क डन विल बी 0. इट विल बी 0. गेटिंग माय पॉइंट? याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा. वर्क डन, टोटल वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन विल ऑलवेज बी 0. ओके, बस अगर इंडिविजुअल बॉडीज की बात करेंगे सिस्टम के, तो शायद नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन टोटल हैज टू बी 0. ओके, अब हम कंसीडर करेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में, और सॉरी काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में. वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन. अब यहां पे थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीजें हो जाती है. ओके, अब सिंगल बॉडी है ये m1 इस तरह से. ठीक है, अब यहां पे जो हम फोर्स F लगा रहे हैं ना, इट इज लार्ज इनफ टू ओवरकम लाइक लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू. सो इसका मतलब अब यहां पे इसके ऊपर लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन, F के बोल देते हैं इसे. ठीक है, बट थिंग इज सिंस कैपिटल F इज लार्जर देन F के, सो डिस्प्लेसमेंट तो होगा मेरे भाई, डिस्प्लेसमेंट F के डायरेक्शन में होगा. सो यहां पे हम क्या बोल देंगे? वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा? इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एफ के टाइम्स ऑफ एक्स विच इज नेगेटिव. ये हो गया नेगेटिव. इज इट क्लियर? ये नेगेटिव हो गया. अब वही आप कंसिडर कीजिए टू बॉडी सिस्टम्स. ठीक है, M1 M2 इस तरह से है. अगेन मैं नीचे वाले पार्ट को एक काम करता हूं, स्मूथ ही बोल देता हूं. इट मेक्स थिंग्स मच सिंपल फॉर अस यार. ये है स्मूथ और ये है रफ. ओके, इज इट क्लियर? अब मैं क्या कर रहा हूं ना, M1 पे एक फोर्स F लगा रहा हूं विच इज वेरी लार्ज, मतलब लार्ज इनफ टू ओवरकम द लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू. ओके, समझ आ गया आपको? ऑल राइट. अब यहां पे आपको समझना है कि यहां पे जो फ्रिक्शन लगेगा ना, M1 पे फ्रिक्शन लगेगा वो है काइनेटिक, तो मैं F के बोलूंगा. अब ये पीछे की तरफ क्यों लग रहा है भैया? अगेन वही चीज मेरे भाई, अगेन सेम चीज कि M1 की टेंडेंसी है आगे निकल जाने की कंपेयर टू M2. सो रिलेटिव स्लाइडिंग इज हैपनिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन फॉर M1. तो फ्रिक्शन बोलेगा ए भाई मैं तेरे को आगे नहीं जाने दूंगा, मैं तेरे पे पीछे की तरफ फोर्स लगाऊंगा. सो दैट मींस M1 पे फ्रिक्शन फोर्स जो है काइनेटिक हो या स्टैटिक हो, पीछे की तरफ लगेगा. लेकिन सिमिलरली M2 पे फिर क्या होगा? इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स लगेगा जो कि होगा आगे की तरफ. समझ आ गई आपको मेरी बात? समझ आ गई है आपको? ओके, एंड जब मैं काइनेटिक फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं, व्हेन आई से काइनेटिक फ्रिक्शन, सो यहीं से यहां पे एक बहुत बड़ा रेवलेशन हो जाता है दैट रिलेटिव स्लाइडिंग हैपेंस बिटवीन M1 एंड M2. राइट, M1 एंड M2 के बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग हो रही है. इसका मतलब ये होगा ना कि दोनों एक साथ नहीं चलेंगे. M1 ज्यादा चलेगा, M2 कम चलेगा. अब ऐसे क्यों कह रहे हो भैया M1 ज्यादा चलेगा M2 कम चलेगा? अरे कॉमन सेंस लगाओ ना मेरे भाई. अगर मैं M1 पे फोर्स लगा रहा हूं आगे की तरफ, M1 पे आगे की तरफ फोर्स लगा रहा हूं, तो फ्रिक्शन की टेंडेंसी जो है वो ऐसे तो नहीं करेगा ना, ए भाई मैं आगे निकल जाऊंगा, इसको आगे ले जाने दूंगा. नहीं, फ्रिक्शन जो है ना, इट इज लाइक अ कंपेंसेटरी फोर्स. ठीक है, सो उस वजह से M1 जो है, कॉमन सेंस लगाइए, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए कि अगर रिलेटिव स्लाइडिंग हो रही है एंड M1 पे फोर्स लग रहा है, तो M1 की टेंडेंसी होगी आगे जाने की. गेटिंग माय पॉइंट? सो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पे मैं लिख दूंगा कि ये जो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ M1 इज x1, डिस्प्लेसमेंट ऑफ M2 इज x2 एंड x1 इज ग्रेटर देन x2. एंड प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, अगर मैं फोर्स F जो है वो M2 पे लगाता तो M2 ज्यादा जल्दी आगे जाने की कोशिश कराता, तो उस केस में x2 वुड हैव बीन ग्रेटर देन x1. बट यहां पे इस केस में
m1 पे एक्सटर्नल फोर्स F लग रहा है, सो दैट्स व्हाई x1 इज ग्रेटर देन x2। गेटिंग माय पॉइंट? परफेक्ट। अब आप एक बात बताइए यार मुझे, अब क्लियर एक बात बताइए मुझे कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स दैट इज Fk ऑन m1 कितना है? कितना है? यहां पे फ्रिक्शन जो है वो पीछे की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ m1 इज x1 इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो नेगेटिव होगा। सो यहां पे हम लिख देंगे माइनस ऑफ Fk x1। समझ आया आपको मेरी बात? परफेक्ट। अब आप एक मुझे बात बताइए, फॉर m2 वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा? वर्क डन बाय Fk ऑन m2 विल बी व्हाट? अब यहां पे देखिए m2 पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो भी आगे की तरफ है एंड डिस्प्लेसमेंट भी आगे की तरफ है, सो यहां पे पॉजिटिव होगा ये, प्लस Fk टाइम्स x2। सो यहां से आपको पता चली एक बात, यहां से आपको एक चीज ये पता चल चुकी होगी कि अगेन जस्ट लाइक द प्रीवियस केस m1 पे नेगेटिव m2 पे पॉजिटिव, वैसे ही यहां पे हो रहा है, m1 पे नेगेटिव m2 पे पॉजिटिव। लेकिन टोटल वर्क डन निकाल लीजिए बाय Fk ऑन m1 एंड m2, कितना आएगा बताइए आप? देखिए दिस टाइम द रिजल्ट्स विल बी डिफरेंट। टोटल वर्क बाय Fk on m1 and m2 will be what? Minus Fk x1 plus Fk x2, which is nothing but Fk कॉमन में ले लो, x2 minus x1। समझ आया? अब यहां पे बताइए x1 is greater than x2, so x2 minus x1 will be what? It is negative। It is negative। यहां से ही एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट आ जाता है ये, दैट टोटल वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन इज नेगेटिव। एंड इसको आप के भी कर लीजिएगा। समझ आया आपको मेरी बात? हाँ, ऐसे हो सकता है कि सिस्टम के एक बॉडी पे पॉजिटिव हो, जैसे इसमें हो रहा है, ठीक है, लेकिन नेट वर्क डन जो है ना वो नेगेटिव ही होगा बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। बाय स्टैटिक फ्रिक्शन क्या था यार? स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में हमने क्या बोला था? टोटल वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इज जीरो, लेकिन टोटल वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन हैज टू बी नेगेटिव। ठीक है, मतलब जहां पे भी स्लाइडिंग होगी, हमारा हाथ गर्म हो रहा है ना, अगर हम जो ऐसे स्लाइडिंग करते देखें, रिलेटिव स्लाइडिंग इस तरह से हो रही है, तो इसका मतलब क्या है? वी आर वेस्टिंग एनर्जी, वी आर डिसिपेटिंग एनर्जी, एंड जैसे एनर्जी डिसिपेट होती है, सो हम कहते हैं कि वर्क डन इज नेगेटिव। ठीक है, वो आएगा, वर्क एनर्जी में आ जाएगा, एनर्जी डिसिपेशन देख लेंगे यार, बाद में देख लेंगे, अभी आप उसकी टेंशन मत लीजिए। ठीक है, अभी तक इतना तो आपको समझ आ गया या नहीं आया बताइए आप? आई होप यहाँ तक तो समझ आ चुका है। ठीक है, अब इसके बाद हम थोड़े से PYQs करेंगे और थोड़े बहुत फंडेज भी क्लियर करेंगे हम लोग, बट PYQs के लिए लेट्स स्विच टू पेंटान, वो हम करेंगे अगले वीडियो में। टिल देन इस चीज को समझ लीजिए, इसके थोड़े मजे लीजिए, हैव फन व्हाइल इट लास्ट्स। चलिए, हैप्पी लर्निंग, होप टू सी यू सून।